हेलो दोस्तों व प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान कक्षा 11 के लिए चैप्टर 1 मापन, मात्रक और विमाएँ। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक हैं सबको डिटेल से समझेंगे 1 बाय 1 और इसके सभी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को मैं वीडियो के 2 पार्ट में पूरा कराऊंगा। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और वीडियो के एंड होने पर एंड स्क्रीन पर भी मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। अब कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान जो कक्षा 11 एग्रीकल्चर वाले बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए यह फर्स्ट चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से अधिकतर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो क्लास को। लेक्चर 1 है, सेशन है 2023 to 24। चैप्टर 1 मापन, मात्रक और विमाएँ, मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले इसमें आपको जो पढ़ना है वो है मापन। मापन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको उदाहरण की सहायता से समझाता हूँ। मान लीजिए आप बाज़ार गए और आपने वहाँ से चावल खरीदा, ठीक है। अब चावल क्या है? एक द्रव्यमान है। चावल में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो चावल आपने कितना खरीदा वो आप किलोग्राम में उसको तोलेंगे या ग्राम में तोलेंगे, ठीक है। तो किलोग्राम में मान लीजिए आपने उसको तोला, तो आपने इस भौतिक राशि की जो कि द्रव्यमान है उसके मात्रक के साथ तुलना करा दी कि भाई चावल हमने 1 किलोग्राम लिए या फिर 10 किलोग्राम लिए या फिर 100 किलोग्राम लिए, कितने भी आपने चावल लिए। आपने चावल जो कि द्रव्यमान था उसकी तुलना कराई उसके मात्रक के साथ। तो यही कहलाया मेजरमेंट यानी मापन। अब मापन में 2 चीज़ों का पता होना आवश्यक है। नंबर 1 मात्रक, यूनिट। तो ये यूनिट क्या होता है? जिसमें वह भौतिक राशि तौलिया मापी जाती है, मात्रक कहलाता है। जैसे यहाँ किलोग्राम, किलोग्राम क्या है? मात्रक है। और दूसरा जरूरी होता है मापन में आंकिक मान पता होना। आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? आपने ये तो बता दिया कि चावल किलोग्राम में खरीदे, लेकिन कितने खरीदे? 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 100 किलोग्राम। तो ये 1 या फिर कहें 10 या फिर कहें 100, ये कहलाते हैं आंकिक मान। ठीक है। अब अगर हम बात करें मात्रक की डेफिनेशन की, तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन आपको समझाऊंगा, ठीक है। डेफिनेशन समझाऊंगा कंप्लीटली। मैं यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा आपको, क्योंकि इसके लिए मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किया है जो वीडियो क्लास के बाद मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये किस प्रकार से आप फाइंड करोगे वो अभी मैं कुछ देर बाद आपको बता दूंगा। फ़िलहाल हम समझते हैं मात्रक। देखो, मात्रक को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि जिस भी भौतिक राशि को हमें मापना है उसके एक छोटे से हिस्से को परिमाण मान लिया जाता है और उसे कुछ नाम दे दिया जाता है जिसे मात्रक कहा जाता है। क्या क्या बोला मैंने? भौतिक राशि जिसको मापना होता है उसके एक छोटे से हिस्से को परिमाण मान लेते हैं। छोटा सा हिस्सा परिमाण, और उसको कुछ नाम दे देते हैं, इसी को मात्रक कहते हैं। या फिर हम दूसरी
भाषा में मात्रक को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि मात्रक में चुने हुए मानक हैं जिससे तुलना करने पर किसी भौतिक राशि के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कंप्लीटली डेफिनेशन लिखवाई गई है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपके साथ नोट्स शेयर कर दिया जाएगा। नोट्स के माध्यम से आप सारी डेफिनेशंस नोट कर लीजिएगा या फिर नोट्स को सुरक्षित रखिएगा और इसमें से आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं जो हमें पता होने ज़रूरी हैं। इनको मैं नोट के माध्यम से आपको बताता हूँ। नोट लिखवाता हूँ यहाँ पर। देखो, आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया, आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको आप n मान लीजिए, और मात्रक जिसको यूनिट कहते हैं इंग्लिश में, इसको आप u मान लीजिए। तो ये जो आंकिक मान है, इस मात्रक u के सदैव व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनमें व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर n और u की गुणा कर दें, n u बराबर नियतांक, यानी इन दोनों का गुणनफल हमेशा एक नियतांक होता है, नियत रहता है। तो इससे क्या पता लगता है, देखो, आंकिक मान जितना बड़ा होगा मात्रक उतना ही छोटा होगा, और मात्रक जितना बड़ा होगा आंकिक मान उतना ही छोटा होगा। ओके, अब एक और बात समझने की है, ध्यान से समझो। मान लो कि आपके पास n1 व n2 दो आंकिक मान हैं, और ये ना किसी एक ही राशि के अलग अलग पद्धतियों में आंकिक मान है। कई पद्धति पढ़ेंगे ना आप, जैसे MKS पढ़ेंगे, CGS पढ़ेंगे, ये सभी मापन की पद्धतियां हैं। तो मान लो कि n1 और n2 दो अलग अलग पद्धतियों में एक ही भौतिक राशि के आंकिक मान है, और u1 व u2 उसी भौतिक राशि के अलग अलग पद्धतियों में मात्रक हैं। तब क्या होगा, एक पद्धति के आंकिक मान और उसी पद्धति के मात्रक का गुणनफल दूसरी पद्धति के आंकिक मान और उसी पद्धति के मात्रक के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, n1 u1 बराबर n2 u2। समझ गए ना? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो हमें मात्रक के बारे में, मापन के बारे में पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूल राशियों के बारे में। मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज। बात करेंगे डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में हम केवल इतना लिख सकते हैं कि वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। अब मूल राशियाँ जैसे द्रव्यमान हो गया, दूसरा दूरी हो गया, तीसरा समय हो गया, चौथा ताप हो गया। अब और भी 3 मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां होती हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। इसकी डेफिनेशन मैंने बताई आपको कि ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। डेफिनेशन के लिए घबराना मत, मैंने नोट्स बना दिया है, बार बार आपसे बोल रहा हूं। और अभी देखिए स्क्रीन पर मैंने नोट्स का पहला जो पेज है वो भी शो किया है। इस तरह से आपको सब कुछ हैंड रिटन मिलेगा इस नोट्स के माध्यम से। ठीक है, ये बात कर लेते हैं मूल मात्रक के बारे में। अब ये मूल मात्रक क्या होते हैं भाई? फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? ऐसे मात्रक जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते या अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते मूल मात्रक कहलाते हैं। ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते मूल मात्रक कहलाते हैं। अब मूल राशियां जितनी भी हैं उनके जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक ही कहलाते हैं।
अब हम जानेंगे कि मूल राशियाँ कितनी होती हैं। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं मूल राशियों के प्रकार। मूल राशियों के प्रकार। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 द्रव्यमान, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम। दूसरा दूरी या फिर लंबाई कह सकते हैं, जिसका मात्रक होता है मीटर। नंबर 3 समय, जिसका मात्रक होता है सेकंड। नंबर 4 ताप, जिसका मात्रक होता है केल्विन। नंबर 5 विद्युत धारा, जिसका मात्रक होता है एम्पियर। नंबर 6 ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडिला। नंबर 7 पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। ठीक है, तो ये 7 मूल राशियां होती है और ये 7 होते हैं मूल मात्रक। क्लियर? ओके। अब पूर्ण राशियां, पूरक राशियां भी होती हैं। 2 पूरक राशियां होती हैं इसमें और उनके पूरक मात्रक होते हैं। तो पूरक राशियां क्या कौन कौन सी हैं और उनके मात्रक क्या क्या हैं? पूरक राशियों के मात्रकों को पूरक मात्रक बोला जाता है। तो 2 पूरक राशियां होती हैं। नंबर 1 कोण, नंबर 2 घन कोण। घन कोण, कोण को रेडियन भी कहा जाता है और घन कोण को अस्टेरेडियन बोला जाता है। अस्टेरेडियन। ओके। इसके बाद हमें पढ़ना है व्युत्पन्न राशियों के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर, स्पष्टतः कहें मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। मतलब जो इन्हीं राशियों से मिलकर बनती हैं उनको हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे चाल है, चाल जो होती है वो होती है दूरी बटे समय। अब देखो ये ना 2 मूल राशियों से मिलकर बनी, दूरी और समय से। ठीक है, तो इसलिए इसको हम व्युत्पन्न राशि कहेंगे। त्वरण है, त्वरण भी कैसे बना है? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। तो ये वेग परिवर्तन बटे समय, वेग और समय, वेग भी क्या है? व्युत्पन्न राशि है, चाल की तरह। तो ये भी व्युत्पन्न राशियों से मिलकर बना है, तो ये भी व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में। ठीक है, इनकी जो डेफिनेशंस हैं मैंने बाकायदा आपको सब नोट्स के माध्यम से मैं प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल आप केवल कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। व्युत्पन्न मात्रक, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर रहते हैं या फिर मूल मात्रकों से बने होते हैं, जो इन मात्रकों से मिलकर बनते हैं, उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या फिर सीधी सी भाषा में कहें कि व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से हैं। 2-4 पढ़ लेते हैं जिससे आपको पता लग जाए कि व्युत्पन्न मात्रक
कैसे होते हैं। जैसे आपने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा, क्षेत्रफल किसका मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक होता है क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई क्या है, मीटर, इसका मात्रक, और चौड़ाई का क्या है, चौड़ाई का भी मीटर है। तो ये मीटर यानी ये बना है मूल मात्रक से मिलकर। ठीक है, इसीलिए क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। दूसरा आयतन है, आयतन, ये एक हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया आयतन। आयतन को हम लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई क्या है, देखिए लंबाई को हम मीटर से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को भी मीटर से डिनोट किया जाता है, और ऊंचाई को भी मीटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ऊंचाई के मात्रक को। तो ये मीटर जो है मूल मात्रक है, इसलिए आयतन का जो मात्रक है वो घन मीटर हो जाएगा, और ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा क्योंकि ये मूल मात्रक से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद चाल का मैंने आपको अभी बता ही दिया है, फिर से दोबारा बता देता हूँ अभी। चाल या फिर कहें वेग, चाल या वेग। ठीक है, अब ये चाल या वेग के लिए जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय, समय अंतराल। ठीक है, या यहाँ विस्थापन लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय अंतराल। ओके, अच्छा, अब अगर मैं चाल का मात्रक लिखूं, चाल या वेग का मात्रक, तो वो होगा दूरी का मात्रक जो कि मीटर होता है, बटे समय का मात्रक जो कि सेकंड होता है। ओके, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये व्युत्पन्न मात्रक है। चौथा त्वरण, त्वरण के बारे में अभी मैंने आपको बताया है वीडियो में ही। तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन का सूत्र होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इसका होता है मात्रक सेकंड। वेग परिवर्तन का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, समय अंतराल का मात्रक सेकंड। तो यहाँ हम देख रहे हैं सेकंड जो है ना वो 2 टाइम्स हो गया, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका व्युत्पन्न मात्रक होगा। ओके, पांचवा है हमारे पास, पांचवा जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ बल। बल बराबर होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये सूत्र हो गया बल के लिए। अब अगर मैं इसका मात्रक लिखूं, मात्रक, मात्रक लिखा जाएगा बल का, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये मिलकर बन गया मात्रक किसका, बल का मात्रक, और इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, छठा है कार्य। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा दूरी। अब अगर मैं कार्य का मात्रक बनाऊं तो कार्य का मात्रक होगा बराबर, बल का मात्रक लिखो पहले, बल है ना यहाँ, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, और गुणा दूरी का मात्रक मीटर हो गया। तो इसको न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, लेकिन न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम किलोग्राम मीटर गुणा मीटर, यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ मीटर प्रति सेकंड गुणा मीटर। ठीक है, अब मीटर मीटर 2 टाइम्स आ गया, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर।
ये होता है, ठीक है। और इसको हम जूल भी लिख देते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं मात्रक पद्धतियाँ। मात्रक पद्धतियाँ। मात्रक पद्धतियाँ पढ़ते हैं। मात्रक की 3-4 पद्धतियाँ हमारे पास हैं, ठीक है, जिनमें से पहली है MKS। MKS को हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, मीट्रिक पद्धति। इसमें द्रव्यमान जो होता है उसको तो किलोग्राम में नापते हैं, दूरी को मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। दूसरा होता है FPS पद्धति या FPS सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम ब्रिटिश पद्धति भी बुलाते हैं, ब्रिटिश पद्धति। इसमें द्रव्यमान जो होता है उसको ग्राम में, उसको पाउंड में मापते हैं। जो दूरी होती है उसको फुट में मापते हैं। वह जो समय होता है उसको तो यहाँ भी सेकंड में ही मापते हैं। तीसरा होता है CGS प्रणाली। इस प्रणाली को पहले तो कहते हैं हम फ्रांसीसी प्रणाली, फ्रांसीसी प्रणाली या पद्धति, ओके। और इसमें जो द्रव्यमान होता है उसको मापा जाता है ग्राम में। जो दूरी होती है उसको मापी जाती है सेंटीमीटर में। और समय को तो इसमें भी सेकंड में ही मापा जाता है, समय को सेकंड में। इसके अतिरिक्त एक और प्रणाली होती है जिसको बोला जाता है SI पद्धति। SI पद्धति, और इसको कहा जाता है इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI पद्धति। अब इसमें कुल 9 मात्रक होते हैं, कुल मात्रक होते हैं 9, जिसमें से मूल मात्रक होते हैं 7 और पूरक मात्रक होते हैं 2। अब मूल मात्रक वही जो मैंने अभी आपको पढ़ाए थे, क्या क्या थे? एक तो किलोग्राम था, दूसरा दूरी, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये सब तो है मूल मात्रक। और 2 पूरक मात्रक थे, कोण व घन कोण। ये थे इसमें पूरक मात्रक। ओके, अब इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मात्रक भी हैं जो इम्पोर्टेंट है और आपको बताने ज़रूरी हैं। उनमें से पहला है माइक्रोन। माइक्रोन लंबाई का सबसे छोटा मात्रक होता है। एक और छोटा मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। देखो, माइक्रोन क्या होता है? माइक्रोन एक सूक्ष्म मात्रक है जिसकी सहायता से जीवाणुओं का आकार मापा जाता है। जीवाणुओं का आकार
जीवाणुओं का आकार माइक्रोन की सहायता से मापा जाता है और इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक माइक्रोन में है ना 10 की घात -6 मीटर होते हैं। उसी तरह एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम से तरंग दैर्ध्य का मापन होता है। तरंग दैर्ध्य इसका मापन होता है एंगस्ट्रॉम में। और एक एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त दूरी का एक सबसे बड़ा मात्रक होता है। सबसे बड़ा मात्रक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष ये ऐसा मात्रक है जिससे खगोलीय दूरियां नापी जाती है। दो तारों के बीच की दूरी, एक ग्रह और तारे के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष जो है वो 10 की घात 16 मीटर के बराबर होता है। 10 की घात 16 मीटर, 10 के आगे और 16 जीरो लगाइए और फिर उनको गिनिए, इतने मीटर एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। चलिए अब हमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, भौतिक राशियों की विमाएं। भौतिक राशियों की विमाएं। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई विमाएं होती क्या हैं। तो विमाएं वे घातें होती हैं जो उसके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। नहीं समझे? चलो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो हमारे पास चाल का मात्रक है। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर नहीं होता, इसमें स्क्वायर होता है त्वरण में। तो अभी हम देखें, अगर मैं ये बटे का साइन हटा दूं तो इसको मैं मीटर गुणा सेकंड, और चूंकि मैं नीचे से ऊपर ला रहा हूँ सेकंड, तो इसकी पावर नेगेटिव करनी पड़ेगी। और मीटर अकेला लिखा हुआ है, अकेले की अगर कोई पद अकेला लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वो उसी पद की घात 1 है। तो यहाँ हमने देखा कि मीटर प्रति सेकंड को हमने लिख दिया मीटर की घात 1 और सेकंड की घात -1। तो हमने इन मूल मात्रकों पर ये जो घातें चढ़ाई हैं यही कहलाती है विमाएं। समझ गए? तो इस तरह जो चाल का मात्रक है उसे व्यक्त करने के लिए जो लंबाई का मात्रक मीटर है उस पर 1 घात, और जो समय का मात्रक सेकंड है उस पर -1 घात चढ़ाई जाती है, और इन्हीं को इन मात्रकों की विमा बोला जाता है, भौतिक राशियों की विमा बोला जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि विमीय सूत्र क्या है। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र देखो, इसको भी मैं बाई एग्जाम्पल आपको सिखाता हूँ। माना कोई भौतिक राशि है जिसका द्रव्यमान, इसके द्रव्यमान m में विमा a है, फिर लंबाई L में विमा इसकी b है, और समय t में इसकी विमा c है,
और ताप में इसकी विमा, ताप को हम इस थीटा से ये कैपिटल थीटा है इससे प्रदर्शित करते हैं और ताप में इसकी विमा d है। तब इस भौतिक राशि के जो मात्रक है उसको हम निम्न प्रकार से लिख देंगे m की घात a गुणा l की घात b गुणा t की घात c गुणा थीटा की घात d, या फिर हम ऐसे लिख देंगे m की घात a, l की घात b, t की घात c और जो थीटा है उसकी घात d। तो ये जो बना है आपके पास, इसे बोला जाता है इस भौतिक राशि का विमीय सूत्र। ठीक है, अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट राशियां हैं उनके विमीय सूत्र लिखना सीखेंगे और उनको लर्न भी करेंगे, याद भी रखनी है उनको आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अक्षेत्रफल के बारे में। अक्षेत्रफल का पहले मुझे आप फॉर्मूला बताइए। सिंपल है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब इसका विमीय सूत्र लिखेंगे अक्षेत्रफल का। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र होगा, देखो लंबाई का विमीय सूत्र L लिखेंगे, चौड़ाई का भी L लिखेंगे, तो L और L की गुणा L स्क्वायर हो जाएगी। तो ये इसका अक्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो जाएगा। दूसरा हम पढ़ते हैं आयतन। आयतन का जो सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लंबाई की विमा L लिखेंगे, चौड़ाई की विमा भी L लिखेंगे, ऊंचाई की विमा भी L लिखेंगे। अब L जो है ना 3 टाइम्स आ गया तो L क्यूब जो है वो विमीय सूत्र बन जाएगा आयतन का। ओके, इसके बाद तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब इसका विमीय सूत्र हमें पढ़ना है। विमीय सूत्र, दूरी का होता है L और समय का होता है T। अब इस T को अगर ऊपर अंश में ले जाऊं तो इसकी घात को माइनस बनाना पड़ेगा, तो LT की पावर -1, ये होगा इसका विमीय सूत्र। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वांटिटी है उसके बारे में बात करेंगे। वेग। वेग होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का विमीय सूत्र लिखते हैं और समय का लिखते हैं। विमीय सूत्र, विस्थापन का L होगा और समय का होगा T। इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये भी LT की पावर -1 बनेगा और ये इसका विमीय सूत्र होगा। इसके बाद 5वें नंबर पर है संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग होता है। ओके, अब द्रव्यमान का विमीय सूत्र लिखूं तो विमीय सूत्र द्रव्यमान का होता है m और वेग का होता है, हमने अभी पढ़ लिया है वेग का, ये होता है LT की पावर -1, LT की पावर -1। और इनको एक साथ लिखूं तो MLT की पावर -1, ये विमीय सूत्र हो गया संवेग का। इसके बाद 6 नंबर पे त्वरण होता है। त्वरण को हम लिख सकते हैं वेग परिवर्तन और बटे समय परिवर्तन, ये त्वरण होता है। लेकिन इसका विमीय सूत्र क्या होता है, चलिए देखते हैं। विमीय सूत्र वेग परिवर्तन का होता है LT की पावर -1 और समय परिवर्तन को तो T ही लिखेंगे, तो यहाँ बटे में T आ जाएगा। अब इस बटे वाले T को ऊपर अंश में ले जाएं तो ये बन जाएगा LT की पावर -1 और इंटू T की पावर -1 और कंबाइंडली हम इसको लिख सकते हैं LT की पावर -1 -2 हो जाते हैं। ओके, ये त्वरण का हो गया। अब हम
पढ़ते हैं बल का। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, तो विमीय सूत्र लिखें इसका। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र हो जाएगा बल, पहले आप द्रव्यमान का लिखो, द्रव्यमान का m होता है, और त्वरण का आपने अभी पढ़ा Lt⁻²। तो कंबाइंड कर दे तो ये हो जाएगा mLt⁻²। ये होता है बल का विमीय सूत्र। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्य का। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो विमीय सूत्र लिखें। विमीय सूत्र होगा mLt⁻²। ये तो हो गया बल का, और अब लिखो विस्थापन का। विस्थापन का हो गया L। कंबाइंड करें तो L देखो यहाँ एक यहाँ है एक यहाँ है, L² हो जाएगा गुणा में L²T⁻²। तो mL²T⁻², ये हो गया कार्य का। इसके बाद हम पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र लिख देता हूँ 1/2 mv²। m जो होता है ना द्रव्यमान होता है, और v होता है वेग। ठीक है, तो विमीय सूत्र लिखें अगर, तो वो कैसे लिखा जाएगा? देखो 1/2 ये तो कांस्टेंट है, अचर है। यहाँ देखो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा m होती है, और ये वेग है, वेग की विमा Lt⁻⁻1 होती है, और इसका स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब m यहाँ L² हो जाएगा, और T⁻², इनकी गुणा होकर T⁻² हो जाएगा। तो ये गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार सूत्र आएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। ओके, इसके बाद बल आघूर्ण देखिए। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणा दूरी। अब बल का तो विमीय सूत्र हमने पढ़ा है पीछे, mLt⁻² होता है बल का, और L होता है दूरी का। तो ये mL²T⁻² हो गया। इसके बाद आवेग, आवेग का जो सूत्र होता है बल गुणा समय होता है। तो बल का विमीय सूत्र लिखिए mLt⁻² और समय का लिखिए t। तो यहाँ देखो, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 बचेगा। तो आवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा mLt⁻⁻1। इसी तरीके से हमें पढ़ना है दाब के बारे में। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का विमीय सूत्र तो mLt⁻² होता है, और क्षेत्रफल का L होता है, L² होता है। ठीक है, अब ये L² हम ऊपर ले जाएं तो क्या होगा भाई? ये हो जाएगा mLt⁻² इंटू L⁻²। ठीक है, और अब यहाँ -2 और +1 है तो -1 बचेगा। तो फाइनली mL⁻⁻1 T⁻⁻1 आ जाएगा इसका विमीय सूत्र। अब इसी प्रकार से और भी बहुत सी राशियां हैं यहाँ जो इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, वो मैंने लिख दी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ बेकार होता है, सब कुछ ठीक होता है। हमें और भी जो अन्य राशियां हैं उनके भी विमीय सूत्र निकालने सीखने हैं, और अगर याद हो सके तो याद भी कर लेने हैं। वो सभी आपको क्लास नोट्स में मिल जाएंगी, और क्लास नोट्स
प्राप्त करने के लिए आप अभी देखिए डिस्क्रिप्शन में देखिए या फिर स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। इस पे व्हाट्सएप पे आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको क्लास नोट प्रोवाइड करा दूंगा। चैप्टर के जो नोट्स हैं वो न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन सहित मिल जाएंगे। तो दोस्तों वे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि इस चैप्टर को मैं वीडियो के 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट पार्ट में आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे विद न्यूमेरिकल। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।